यहाँ पर एक ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए, ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, आगे बढ़ सके हमारा मुल्क, क्योंकि चुनौतियाँ बेशुमार हैं और यहाँ पर हमने आत्मनिर्भर भी बनना है, महाशक्ति देश को बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब सपना संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे और उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये स्वर्णिम मौका है हमारे पास कि हमारे में हम इतने सक्षम हैं, बशर्ते कि हम अपनी अपनी भूमिका निभाएं, अपना दायित्व समझें और जिम्मेदारी दिखाएं। सरकार का भी नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद सागर बनाता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है ये देश हम सबका है। कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, जो जनमानस से जुड़े हैं, वहाँ पर यह अपेक्षा करी जाती है कि वहाँ पर नेता जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, वो एक मंच पे खड़े हों। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर हर एक मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है। क्या शुभ नाम है सर? भवतोष, सर कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं सर। मोदी सरकार के अभी फ़िलहाल 9 साल पूरे हुए हैं, तो हम बात करें काम की, तो कैसा काम रहा 9 साल का? सर देखिए, हर एक सरकार का कुछ पॉजिटिव्स रहते हैं, कुछ नेगेटिव्स रहते हैं, बट ओवरऑल हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा है इनका जो कार्यकाल रहा है। उन्होंने जितने भी बिग बैंग रिफॉर्म्स हैं वो सब उन्होंने अपने सेकेंड टर्म में किया 2019 के बाद। देखिए 370 जो पहले था, 370 क्या करता था, कश्मीरियों को सेग्रीगेट करता था इंडिया से, तो उन्होंने उनको भी हमारे ही साथ मिला लिया। वो जो डिफरेंशिएशन था जिस वजह से आप देख रहे थे आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिल रहा था, अभी काफ़ी कम हो गया है। आप खुद भी देख रहे हैं कि G20 का जो मीटिंग हुआ है टूरिज़्म वाला, वो मीटिंग हुआ है श्रीनगर में, और किसी ने भी आंख उठाकर भी बात नहीं किया है कि यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। दैट मीन्स वर्ल्ड हैज़ एक्सेप्टेड कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए, आप आज के डेट में हम पहले डिफेंस इंपोर्टर हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम बाहर से लेके आते थे, इजराइल से, फ्रांस से, US से, रशिया से। अभी हमने 19,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है। तो अगर 19,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है, दैट मीन्स इंडिया में एक बूमिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री हो रहा है। हमने ये सिर्फ एक ही सेक्टर को नहीं बल्कि एक ऑक्सिलरी बहुत सारे सेक्टर्स को काफ़ी प्रोत्साहन देगा। तीसरा आप देखेंगे कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स एट ऑल टाइम हाई है। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा होती है वो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है, हमने रखा है। हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में, इंपोर्ट्स हमारे कम हो गया। और आपने देखा होगा कि तेल में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। लोगों को लगता है कि तेल के दाम घटने चाहिए, बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो पिछली सरकार थी उसने इतने ज़्यादा लोन ले रखे हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से कि उनको अगर अभी नहीं चुकाया जाए तो हमारे लिए बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। GST में हमने इस बार 1.57 लाख करोड़ रुपीज़ कलेक्ट किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जितना आपका देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, एक दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है आपका जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि आप उतना पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से कमा रहे हो। तो इनकी जो सरकार है वो बेसिक जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। लोगों को लगता है कि एक देश इतने साल से ख़राब है, उसको ठीक करने के लिए टाइम चाहिए, ये एक दिन 2 दिन का काम नहीं है। तो फेज़ बाय फेज़ एक एक चीज़ें करके आप ठीक करना। आप एक चीज़ देखिएगा, UPI जो डिजिटल पेमेंट है आज के डेट में शायद पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है। एक रिक्शा वाले के पास भी डिजिटल पेमेंट है, एक शिकंजी वाले के पास भी डिजिटल पेमेंट का साधन है। तो आप देख रहे हैं जो ये सब जो डिजिटल पेमेंट हो रहा है, इससे सरकार के पास तो डेटा आ ही रही है कि एक्चुअल में कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कितना नहीं। तो इससे पता चल जाता है कौन टैक्स दे रहा है, कौन टैक्स नहीं दे रहा है। जितना टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों के लिए भी बेनिफिट्स है। सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार तभी तो खर्च कर पाएगी। और कांग्रेस जो बोल रही है कि ये GST ठीक नहीं है, GST है गब्बर सिंह टैक्स, अगर गब्बर सिंह टैक्स होता तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से कलेक्शन होता? लोग दे रहे हैं, बिजनेस चल रही है। मैं आज सीलमपुर मार्केट से आया हूँ, टेक्सटाइल मार्केट है, एंड इट इज़ वन ऑफ द, मैं खुद देख के हैरान हो गया था कि पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन चल रहा है हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल मार्केट बूम पे है। इतने लोग खरीदार इधर से उधर से पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं कपड़ा खरीदने के लिए। बांग्लादेश जो कपड़ा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था अभी डूबने के कगार पे है, क्योंकि उनके फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है। हमको बोला गया कि आप नोट छापे, जो हमारे नोबेल लॉरेट है अभिजीत बैनर्जी, उन्होंने कहा कि आप नोट छापिए। नोट छापने से क्या होगा? महंगाई हो जाएगी। तो हमने नहीं सुना उनकी बात, इसीलिए आज हमारी महंगाई 4.7% है, जबकि पूरे विश्व भर में आप देखिए अभी महंगाई सबसे ज़्यादा है।
और भारत अभी अपना 18 मंथ लो पे चल रहा है अपना इन्फ्लेशन का। कैसे हो गया ये? किसी के दिमाग में कुछ है ना? तो हम लोग कुछ तो कर रहे हैं, कोई काम तो कुछ तो कर रहा है जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अमेरिका में राहुल गांधी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि देश में अब राजनीति करना आसान नहीं है। मोदी भगवान को भी समझा सकते कि ब्रह्मांड कैसे चलाना। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? बाहर जब भी जाते हैं देश की बुराई ही करते हैं। देखिए, राजनीति इसी देश में होनी चाहिए। आप देश के बाहर जाके देश को गाली नहीं दे सकते, देश के राजनीति को मतलब कुछ नहीं बोल सकते। आपको खुद याद होगा कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, भारत का पक्ष रखना था यूनाइटेड नेशन में जेनीवा में, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था कि उस टाइम में पॉलिटिक्स ऐसा हुआ करता था। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हट गई है। जो आपका ऑपोजिशन टू मोदी वो बन गया है ऑपोजिशन टू इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप मोदी को जितना अपोज करना है कीजिए, उनके पॉलिसीज़ को अपोज कीजिए, बट उसके माध्यम से ये मत बोलिए कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। मुस्लिम लीग ना कभी सेकुलर था, ना कभी सेकुलर है, ना कभी सेकुलर रहेगा। उनके फंडे क्लियर हैं। तो आप वहाँ पे जाके ऐसी, और आप किसके साथ किसका सपोर्ट कर रहे हैं? जिन लोगों का जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का हेज फंडर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जो चाहते हैं कि भारत से डेमोक्रेसी हट जाए, कोई और है। जब कोई भी देश ऊपर चढ़ता है तो विदेशी बहुत सारे ताकतें आपको हिलाने में लग जाती हैं, क्योंकि उनके खुद के बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे कभी पूरे नहीं होंगे। आपका डिफेंस वाला जो लॉबी है वो पूरा हट गया, जो चंडीगढ़ लॉबी है डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने वाला, तो ये सब तो हट गया है। तो वो लोग भी तो सपोर्ट करेंगे ना उनको। तो ये है प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश जहाँ जा रहा है आप खुद देखिएगा, 2031 तक भारत शायद विश्व का 3 नंबर वाला तीसरा इकोनॉमी बन जाएगा। तो 9 साल की हम बात करें तो सबसे अच्छा काम कौन सा रहा मोदी सरकार? देखिए, मोदी सरकार का सबसे अच्छा काम रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में काम करता हूं, तो मैंने खुद देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काया पलट कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जहाँ पे रोड्स नहीं थे, इन सब जगहों में अभी 4 लेन रोड चल रहे हैं, जिस वजह से हमारे जैसे छोटे व्यापारी हम लोग को काफ़ी सुविधा मिल गया कि हम वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नहीं तो वो काफ़ी आइसोलेटेड थे, उनको भारत का अंग ही नहीं माना जाता था। आजकल तो भारत का सबसे अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट वाले ही हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम किया गया है, सबसे ज़्यादा काम किया गया। और अब नितिन गडकरी तो रोज़ बोलते हैं मेरे पास पैसे हैं, आप बना लो जो बनाना है। यहीं पे आज मैं देख के आया हूँ, सहारनपुर वाला नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ वाला तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो अगर ये सब नहीं हो रहा, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च नहीं हो रहा तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? आप तो खुद आपके सामने दिख रहा है कि भाई चीज़ें हो रही है। आप अपोज करेंगे मोदी को, पर कैसे? पत्थर फेंकेंगे वंदे भारत पे, क्योंकि अपोजिशन टू मोदी इज़ अपोजिशन टू इंडिया। आजकल यही लॉबी चल रही है। तो राहुल गांधी को अगर अपोज करना चाहिए तो उनको काउंटर नरेटिव लाना होगी, वो क्या कर सकते हैं जो मोदी गलत कर रहे हैं। रादर देन यूएस में सैन फ्रांसिस्को में बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आइए, बोलिए कि ये गलत है तो हम ऐसा करना चाहते हैं। तो ये सब तो आप नहीं बोल रहे हैं। आपने कोई काउंटर नरेटिव अभी तक नहीं सुनाई। आप कैसा काउंटर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या करना चाहते हैं, वो आपने नहीं बताया। आप तो बस बोल रहे हैं यहाँ पे मुफ्त का ये दे देंगे, वहाँ पे मुफ्त का ये दे। लोग कैसे ऊपर बढ़ेंगे? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ आपने रखा है, पर गरीबों को तो हटाओ, पहले ऊपर तो उठाओ। दादी भी बोलती थी गरीबी हटाओ, पापा भी बोलते थे गरीबी हटाओ, बेटा भी बोलता गरीबी, तो गरीबों को तो पहले उठाओ। क्या अब जिंदगी भर उन्हीं को गरीब रखना है क्या? सरकार का भी नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद सागर बनाता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, ये देश हम सबका है। कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, जो जनमानस से जुड़े हैं, वहाँ पर यह अपेक्षा करी जाती है कि वहाँ पर नेता जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, वो एक मंच पे खड़े हों। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर हर एक मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं। ये दौर थमने का नाम ही नहीं लेता आरोप प्रत्यारोप का। तो यहाँ पर समझना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, भली भांति समझती है कौन से नेता, कौन से राजनीतिक दल महज राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए, ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, आगे बढ़ सके हमारा मुल्क, क्योंकि चुनौतियाँ बेशुमार हैं और यहाँ पर हमने आत्मनिर्भर भी बनना है, महाशक्ति देश को बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब सपना संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे और उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये स्वर्णिम मौका है हमारे पास कि हमारे में हम इतने सक्षम हैं, बशर्ते कि हम
अपनी अपनी भूमिका निभाएं, अपना दायित्व समझें और जिम्मेदारी दिखाएं। यहाँ पर 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है। एक आम आदमी तो अपनी भूमिका निभाता है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और अपना बेशकीमती वोट डालने के लिए अपने मनपसंद नेता को चुनता है। लेकिन यहाँ पर अब दायित्व नेताओं का है कि यहाँ पर अच्छी मिसाल कायम करें और यहाँ पर उनसे उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने मेरे से सवाल पूछा विपक्षी एकता का, उसके पीछे भी सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं देखिए, विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के सामने कौन उम्मीदवार है, क्योंकि यहाँ पर उसका तो चयन हुआ नहीं, उस पर क्या रजामंदी हो जाएगी? क्योंकि $1 मिलियन सवाल वो है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, भली भांति समझती है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, नगर निगम के चुनाव के क्या मायने हैं। तो जैसे दिल्ली में नारा चला था कि मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी, तो भली भांति सब समझते हैं कि लोकसभा का चुनाव मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देना। तो यहाँ पर पहले तो विपक्ष ये तय करे कि कौन उम्मीदवार खड़ा होगा। नीतीश कुमार जी खड़े होंगे, शरद पवार साहब खड़े होंगे, ममता दीदी खड़ी होंगी, तो यहाँ पर रजामंदी हो गई है क्या? और वो क्योंकि नेता ऐसे चाहिए, ऐसा शीर्ष नेतृत्व हिंदुस्तान का जो करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक अच्छा संदेश जाए। आज हिंदुस्तान का लोहा विश्व मान रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी बातें, मैंने अब कुछ अच्छी बातें जो हो रही हैं देश में, उसका मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आई है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? स्वागत नहीं होना चाहिए? वहाँ पर भी अगर राजनीति शुरू हो जाती है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सरकार की अगर बात करें, महत्वाकांक्षी योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया अमल हो रहा है और अभी जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहाँ पर धीरे धीरे समय लगेगा बदलाव में। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, तो अभी समय देना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि 10 साल हो जाएंगे भाजपा को, लेकिन देश बर्बाद किया है, देश बर्बादी की कगार पे खड़ा, कुछ नहीं किया, आम जनता परेशान है, अडानी अंबानी का ही भला हुआ है सरकार। उसी पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, क्या किसी को बताने की आवश्यकता है? और तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो वहाँ पर एक नारा उनका भी था, गरीबी हटाओ। तो ये तो पूछना चाहिए कि फ्लाईओवर के नीचे चले जाएं रात में, देखें कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे अभी भी रह रहे हैं और किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड, तो उस समय कितने लोग हैं बिना कंबल के, बिना रजाइयों के। तो ये बातें अपने आप बहुत कुछ बयान कर जाती हैं। बहरहाल इस समय जो विपक्ष मांग कर रहा है कि मोदी हटाओ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाके विदेशी भूमि में, तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम सर्वेश्वर सर्वेश पाठक। 9 साल हो गए भाजपा सरकार को, जान दो उनको। कैसा रहा काम भाजपा सरकार? देखो, भाजपा सरकार का काम जो था वो बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ मामलों में हम कह सकते हैं जो वैश्विक स्थिति है उसके कारण हाँ महंगाई बढ़ है अभी हमारे देश में, लेकिन अगर आप आंकलन करो यूपीए 10 साल और भाजपा का ये 10 साल का 9 साल हुए हैं, अभी 10 साल नहीं हुए, 10वें साल में प्रवेश किया है। तो इन 9 सालों का अगर आप आंकलन करोगे तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आप देख लीजिए 2014 से पहले एम्स की संख्या कितनी थी, आज देख लीजिए हम बिहार में 2 एम्स हो गए, पटना में हो गया, दरभंगा में एम्स हो गया। नॉर्थ ईस्ट जो डेवलपमेंट से अछूता रहता था, आज देख लीजिए वहाँ पे रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही हैं। जो बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है वहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से जो भी बॉर्डर लगते थे या तो पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, वहाँ पे कोई विकास ही नहीं किया था। वहाँ पे देख लीजिए रोड बनाए जा रहे हैं, नए नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो ये जो विकास की गंगा जो भारत ये बीजेपी के गवर्नमेंट के समय बही है, ये बहुत अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। 2014 से पहले देख लीजिए आईआईटी कितने थे, अब कितने हैं? कम से कम 16-17 आईआईटीज बन गए हैं। ट्रिपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इतनी ही संख्या में है। आईआईएम्स की स्थापना हो रही है। ये जो सारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अब ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो ये जो इतने इंस्टीट्यूट जो बनाए जा रहे हैं, किस लिए बनाए जा रहे हैं? भारत की इतनी बड़ी आबादी थी, इतनी बड़ी आबादी पे आप देख लीजिए एक एम्स था जो इस दिल्ली में मौजूद है और वहाँ पे कितने बोझ थे। उसके अलावा जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी उस समय भी ये कल्पना की गई थी कि कम से कम जो बड़े बड़े राज्यों है वहाँ पे एम्स और आईआईटी की स्थापना की जाए। लेकिन जब वाजपेयी गवर्नमेंट 2004 में हार गई थी तो और ये यूपीए गवर्नमेंट आई थी, तब उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो जो 10 साल का शासन है उसमें 1 या 2 एम्स की स्थापना हुई, उसी तरह आईआईटी की स्थापना हुई। लेकिन अभी जो ये चल रहा है, दूसरी बात अब हम बात कर लेते हैं जो वैश्विक जो अभी चल रही है। आपने कहा कि भाजपा विकास की गंगा बहा रही है,
लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जब से मोदी सरकार आई है सेना कमज़ोर हुई है, चाइना से डरते हैं, चाइना 250 किलोमीटर अंदर आ गया है, ऐसा है कुछ, सेना कमज़ोर हुई है? 26/11 मुंबई में हुआ था। हमारे सेना के जो अधिकारी हैं, जो भी हेड हैं, वो बैठे हुए थे और सरकार से मांग रहे थे कि हमें इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट माननीय मनमोहन सिंह जी ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। वही पुलवामा अटैक हुआ और उससे पहले, और आपने देखा कि हमारे जांबाज सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे। तो ये किस गवर्नमेंट के सामने हुआ? अभी हमारे जो जवान को जितने भी उन्नत किस्म के हथियार चाहिए वो सुविधा मिल रही है। आप बॉर्डर्स पे देख लीजिए, जो पहले सुविधा नहीं थी, और अभी चाइना के साथ हमारी जो बॉर्डर की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए कि जितनी भी उन्नत किस्म के हथियार चाहिए वो तुरंत मुहैया कराया जा रहा है। अब वो समय नहीं रहा, अब हम डिफेंस उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिफेंस के प्रोडक्ट हैं जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं, और इसकी खरीद की अब मनाही हो गई है। सरकार ने बिल्कुल कह दिया है कि ये हम इस प्रोडक्ट को अब हम खरीदेंगे ही नहीं। आज जो तेजस है, हम उसको बाहर बेचने की बात कर रहे हैं, दूसरे देश से हमारा करार हो रहा है। तो क्या यह 2014 से पहले इसी तेजस को हुआ था? नहीं हुआ था। हमारा इसरो खैर ठीक है, पहले से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, आज भी इसरो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। हम एक साथ 100 सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो क्या ये हो रहा था? नहीं हो रहा था। देखिए, इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, और जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के पास है। हाँ, थोड़ी बहुत महंगाई है, उसकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन वो वैश्विक स्थिति जो है, आप उस पर नज़र डालिए। हमारे जितने पड़ोसी देश, श्रीलंका तबाह हो चुका है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, बांग्लादेश का भी वही हाल हो रहा है, चाइना की भी जो वहाँ महंगाई है जो 40 सालों में नहीं थी उससे ज़्यादा है, ब्रिटेन की महंगाई, यूएस का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल हो चुका है। फिर आप क्या कहते हैं कि भारत में अभी भी जो है विकास दर वो सबसे अच्छी विकास दर है। हम अभी इस 23-24 में 6.5 दशमलव के विकास दर को हासिल करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं।